तो चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को, जो कि कोची रेसिड्यू थ्योरम के रिगार्डिंग रहेगा। जो पिछला आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा जिसमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूला के रिगार्डिंग हमने बात करी थी और कोची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में बात करी थी। दोनों को आप लोगों को एक डिफरेंस समझ में आया था कि कब हमें कोची इंटीग्रल थ्योरम लगानी है और कब हमें फॉर्मूला लगाना है। जब हमारा जो पॉइंट है वो कहीं जो सर्किल हमने कंसिडर किया उससे बाहर रहता है तो हम डायरेक्टली उसका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से बता देते हैं कि उसका रिजल्ट जो हमारे पास में जीरो आने वाला है। लेकिन अगर वो पॉइंट कहीं ये कंटूर जो हमने बनाया है जो हमारे पास में गिवन कंडीशन होगी उसके अंदर में लाई करता है तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था जिसको आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया था 1/2 पाई आइटा। सॉरी, यहाँ पर ये मैं दूसरा बता दिया आप लोगों को। यहाँ पर उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना होता था 2 पाई आइटा। इसका डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं कि और एफ ए इसके इक्वल टू आप उसकी वैल्यू को पुट डाउन कर सकते थे। क्या एफ ए क्या हमारे पास में ए होता है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने समझा था। कौन सा हमें फंक्शन लेके चलना पड़ता है, उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और उसी के एक दो एग्जाम्पल और आज हम पढ़ते हैं। तो जहाँ हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर जो पिछला था उसके अंदर में आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में समझा था। आज एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर में, जो गेट 2016 के अंदर में आया हुआ था क्वेश्चन। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका आप लोगों को एक क्लोज इंटीग्रल निकालना है अलोंग ए क्लोज का। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या करना होता है। एक पहले तो आप लोगों को वो कंडीशन पकड़नी पड़ती है जिसके लिए कंटूर बना हुआ है। तो आपने यहाँ पर कंटूर देखा कि आपके पास में इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में 2 पॉइंट दिए गए हैं कि अगर वो पॉइंट है वो इनसाइड द कंटूर लाई करता है तो क्या रिजल्ट आएगा, और दूसरा वो आउटसाइड द कंटूर लाई करता है तो क्या रिजल्ट हमारे पास में बनने वाला है। ओके, चलिए इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास में फंक्शन था, पहली चीज़ आप लोगों ने फंक्शन एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को इसके पोल फाइंड आउट करने हैं। इसने पोल ऑलरेडी मेरे पास में दे दिए हैं कि जेड नोट जो है मेरे पास में 2 रहेगा। नहीं बताओ तो आप लोगों को बताया कि जो आपके पास में फंक्शन गिवन है उसको डिनोमिनेटर को आपको किसके इक्वल कर देना है, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो z-2 दैट विल बी इक्वल टू 0, देन z विल बी 2 आप लोग के पास में आ गया। ठीक है, तो z इक्वल टू 2 आप लोग के पास में आ गया। तो डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास में जो पोल रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। तो 2 के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि ये मेरे पास में कोई कंटूर बना हुआ है इस तरह का जिसके अंदर में पॉइंट 2 है वो इनसाइड द कंटूर लाई कर रहा है। उस केस को हम बाद में देखेंगे, पहले दूसरा केस देख लेते हैं जिसके अंदर मैं कह रहा है कि आउटसाइड द कंटूर लाई कर रहा है। यानी ये यहाँ कहीं रहा होगा, किसी भी पॉइंट पर 2 है वो यहाँ कहीं आया होगा। इसके ऊपर में अगर रियल मेरा एक्सिस है उसके ऊपर में बात करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा इस कंटूर से बाहर हो गया। तो डायरेक्टली आप कोची इंटीग्रल थ्योरम है वो लगा सकते हैं, जो कि क्या कहता है कि आपके पास में क्लोज इंटीग्रल है उसका रिजल्ट क्या हो जाने वाला आप लोग के पास में, डायरेक्टली आप उसको 0 के इक्वल पुट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने आउटसाइड का डायरेक्टली निकाल लिया। दूसरी मैं बात करता हूँ इनसाइड के अंदर में। जब इनसाइड के अंदर में आ जाता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, उसके लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आप लोगों का भी जैसे मैंने बताया था कि कोई आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होते हैं दैट इज एफ जेड डिवाइडेड बाई z माइनस ए, और इस पूरे का आप लोग को इंटीग्रल निकालना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू dz। तो इसका डायरेक्टली आप रिजल्ट लिख सकते हैं इस पूरे को कैलकुलेट ना करके 2 पाई आइटा। ठीक है, आइटा हो सकता है, के हो सकता है, जे हो सकता है, जो भी होगा, मतलब एक तरह से हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ये 2 पाई आइटा यहाँ पर लिखा जाएगा और इसके ऊपर में फंक्शन, जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो जेड फंक्शन है उसको ए वैल्यू पर आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। और ए कहाँ से निकलेगा, जब हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ निकल के आती है दैट इज ए। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में जो फंक्शन है, जो ये क्वेश्चन बना हुआ है इसके अंदर में नीचे डिनोमिनेटर तो z माइनस ए की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब फंक्शन कौन बन रहा, जो मेरे पास में ई जेड बना है वो मेरे पास में फंक्शन बन गया। तो आपकी डायरेक्टली इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, 2 पाई आयोटा और ई की, यानी कि क्योंकि मेरे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई जेड है और z इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में 2 आ रही है भाई। इसको जब पुट करेंगे इक्वल टू 0 तो आपके पास में z इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर में डायरेक्टली आपको z की जगह पे क्या पुट करना है, इसकी जगह पे z आप लोगों को पुट 2 आप लोगों को पुट करना है। और 2 जब करेंगे पुट तो आपको ये जानकारी होगी कि एक्सपोनेंशियल की जो स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है उसका रिजल्ट आपके पास में 7.39 आता है, और एक्सपोनेंशियल खाली होता है तो उसका आपके पास में 2.72 आता है, और इसका जब एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर करेंगे तो लगभग हमारा 7.39 के आसपास में आता है। ठीक है, तो आपका राइट रिजल्ट कौन सा हुआ, 7.3 और दूसरा 0 यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझाए गए हैं उसी से रिलेटेड रहेंगे। इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक टर्म पे फोकस किया था एंटी क्लॉकवाइज। पिछली क्लास में भी हमने एंटी क्लॉकवाइज को लेकर बात करी थी। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में समझो आप लोग कि जब भी आपके पास में कोई कंटूर ऐसे दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका जो रिजल्ट आया ना, मान लो आप लोगों ने जो रिजल्ट निकाला इसका पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो रिजल्ट निकाला, ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेशन करी और ये आपके पास में 7.39 आ गया। तो आप इसको एज इट इज 7.39 लिखेंगे भाई। लेकिन अगर ऐसा होता कि जो कंटूर आप लोग को दिया गया था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये पॉइंट इनसाइड होता है, तब क्या करते हैं, तब आपको रिजल्ट तो आपके पास में यही रहेगा, लेकिन इसके साथ में -1 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसका अपोजिट साइन आपको ले लेना है भाई। तो यहाँ पर अपोजिट साइन लेंगे तो आप मेरे पास में राइट आंसर क्या देंगे, -7.39 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्लॉकवाइज कंटूर, या फिर जो मेरे पास में सर्किल बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। गेट 2018 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है ये देखो, इसके अंदर में आपको डराने के लिए काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। इसने z = x + आइटा दे रखा है, आइटा की वैल्यू आप लोगों को दे दी है, फिर कह रहा है कि इस फंक्शन का आपको निकाल के दिखाना है। तो मेरी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरे पास तो कंटूर के बारे में बात होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर में कंटूर दिया हुआ था, ये दे रखा है भाई आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में, जिसमें ये कह रहा है कि एक कंटूर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये रहा, और एक मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मेरे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में गिवन है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को क्लोज इंटीग्रल निकाल के दिखाना है भाई, ये टोटल जो भी आपके लिए दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन के हम अप्रोच करना शुरू करते हैं, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में गिवन है कि dz / z² - 1 आप लोग को दिया गया है। ठीक है, ऊपर आप लोगों को खाली dz है, यानी वन वैल्यू दे रखी है, जो फंक्शन है मेरे पास में उसकी 1 वैल्यू दे रखी है ऊपर वाले की। चलो भाई, अब दूसरा काम क्या करना है, मुझे इसके पोल्स निकालने। तो पोल आप लोगों ने निकाले, पोल निकालने का आप लोगों को तरीका बहुत अच्छे से पता है कि जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को किसके इक्वल पुट करते हैं, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो आप लोगों ने किया z - 1, इसको लिख सकता हूँ भाई, और दूसरे को z + 1 लिख सकता हूँ, z² - a² - b² का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a - b a + में b आप लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 पुट करो तो आपके पास में 2 रूट आएंगे, दैट इज z = 1 और दूसरा आएगा z = -1। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से समझना, इस पूरे लूप को ना दो तरीके से हम तोड़ के इसको सोल्व करेंगे, जो क्लोज इंटीग्रल रहा होगा। पहले तो मैं इस लूप के लिए सोल्व करूंगा और दूसरा मैं इस लूप के लिए सोल्व करूंगा। तो पहले केस की बात करें, इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, तो कंटूर 1 में जब देख रहा हूं तो इसके अंदर में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है भाई, 2 पॉइंट आए थे ना मेरे पास में, एक -1 और एक मेरे पास में +1 आया था। तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि केवल और केवल +1 इसके अंदर में लाई कर रहा है, -1 इससे आउटसाइड हो गया। तो ऐसे केसेस के लिए मैंने आप लोग को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि ONID, यानी ONID आप लोग को यूज़ करना है। जो आउटसाइड है उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और जो इनसाइड है उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, उसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो आप लोगों ने वही किया कि जो z - 1 यानी कि वो मेरे को क्या देगा, +1 का रूट देगा ना, मेरे पास जब = 0 करोगे तो आपको +1 देगा ना, और +1 इस कंटूर में लाई कर रहा है, और लाई कर रहा है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में रखूँगा, और z + 1 यहाँ से मेरे को -1 मिल रहा है जो कि इधर लाई कर रहा है, इस कंटूर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, C1 कंटूर के लिए। तो ये तो इससे बाहर है ना, तो बाहर है तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे भाई। तो न्यूमरेटर में आप लेके 1 / z + 1 हो गया। चलो बहुत अच्छी बात। अब दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस के अंदर में मैं ले रहा हूँ भाई किसको, जो मेरे पास में यहाँ पर गिवन है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर मेरे पास में जो गिवन है, दूसरे कंटूर की बात कर लेते हैं। दूसरे कंटूर में आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में -1 है, तो एक -1 था और एक +1 था, तो इसमें लाई कौन सा कर रहा है, इनसाइड -1 लाई कर रहा है ना, और -1 कौन सी टर्म से मिल रहा था, जब मैं z + 1 को 0 के इक्वल पुट कर रहा था। तो इस टर्म को तो आप रखेंगे ONID से, फॉर्मूले से, और इस टर्म को आप क्या रख लेंगे, बाहर रख ले जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि +1 इस कंटूर में लाई नहीं कर रहा है, C2 कंटूर के अंदर में। ठीक है, दो अलग अलग स्पेसीज को मैं इसके अंदर में सोल्व कर रहा हूँ। टोटल जो क्लोज बोला गया है उसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ के काम कर रहा हूँ। तो मैं पहले इसको चेक किया, अब इसको चेक कर लेते हैं। जो इसके अंदर में लाई करता है उसको आप डिनोमिनेटर में रखो, और जो नहीं लाई कर रहा उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाओ। तो आप लोगों ने देख लिया कि z + 1 जो है वो इसके अंदर में लाई कर रहा है, तो आप लोगों ने इसके डिनोमिनेटर में रख लिया, और जो नहीं लाई कर रहा उसको आप न्यूमरेटर में लेके चलेंगे। ठीक है, 1 / z - 1 के साथ में वो एज फॉर्म बन जाएगी। तो अब आप लोगों को क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में इसके पोल फाइंड कर लिए। तो पोल फाइंड यहाँ से क्या आया, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास में, 1 आ जाएगी। इस पूरे इंटीग्रल को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो हमारे पास में इंटरनली लाई कर रहा है, तो इंटीग्रल लाई कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट ट्रिक पता है कि 2 पाई आइटा और f(a) आपको पुट करना है। ठीक है ना, तो 2 पाई आइटा तो हमारे पास में कांस्टेंट हो गया। अब ये जो फंक्शन है इसको ढूंढो भाई। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा बचता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के साथ में आप इसको कंपेयर करवाएंगे तो आपको पता है कि ये मेरे पास में fz होता है डिवाइडेड बाय z - a की एक्सटेंडेड फॉर्मेशन होती है क्लोज में। तो z - a यानी कि डिनोमिनेटर है वो तो मेरे पास में एज इट इज यहाँ पर बना हुआ है, और fz कौन बन गया, अब ये 1 / z + 1 मेरे पास में fz की फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है, और a कहाँ से आता है, जो इसके डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास में 1 आएगी, और यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास में -1 आएगी, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी।
तो a की वैल्यू 1 को यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको इस फंक्शन के ऊपर में, यहाँ मिलेगा 1/2 मिलेगा जब इसके अंदर में ऊपर पुट करेंगे, और इसके अंदर में भी पुट करेंगे तो आप लोग को 1/2 मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म मेरे पास में जब आएंगी तो ये मेरे पास में -1/2 आएगा, तो यहाँ पर आप लोग का रिजल्ट क्या बन गया, 0 बन गया भाई। ठीक है, ऑप्शन मिला आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में, अपने को ने जल्दी जल्दी में किया, क्वेश्चन को सोल्व करते करते सब कुछ भूल गए और आप लोगों ने देखा 0, और आप लोग जो ऑप्शन मिले थे 0 था, उसके अंदर में 2 था, एक -1 था और एक 1 था, और आप सीधा उसके ऊपर में 0 पर टिक करके आ गए। सबसे पहले वही ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। क्या ये सही किया आप लोगों ने? जी नहीं, ये 0 टिक कर दिया ना तो आपको इस नंबर में, इस क्वेश्चन के अंदर में 0 नंबर तो मिलेंगे, साथ में ये दूसरे के साथ में भी नेगेटिव करवा देगा भाई। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते करते इस फ्लो को भूल गए कि भाई ये जो लूप था ना, ध्यान से देखो, C2 लूप किस डायरेक्शन में, ये मेरे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है भाई मेरे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो हमें पता है कि जो रिजल्ट हमारे पास में आता है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब आप लोग इसको सोल्व कर रहे हैं ना, इस फंक्शन को -1 वैल्यू पर पुट कर रहे हैं, तो आपके पास में -1/2 वैल्यू आई थी जो कि मैंने यहाँ पर रख दी। ठीक है, लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको आपको -1 से और मल्टीप्लाई करना था, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1/2 बन जाएगा। क्यों बना? ये तो भाई इसकी जनरल वैल्यू आएगी जब इसके अंदर में फंक्शन पे आप जो जेड की वैल्यू हो -1 पुट करते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर एक स्टेप और करना पड़ता है, क्योंकि ये C2 लूप जो है वो मेरे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, और क्लॉकवाइज के लिए मुझे इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने किया, और आप लोगों के पास में जो रिजल्ट आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 2 आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे इस क्वेश्चन को समझ लिया, ये इसका राइट आंसर होगा, तो एग्जाम के अंदर में इस तरह की गलती मत करना भाई मेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेट 2016 का ही है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास में, द वैल्यू ऑफ दिस, ये मेरे पास में फंक्शन पूरा गिवन है, वेयर द सी इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी इज यूनिट सर्कल, ये चीज़ पता लगी कि भाई एक यूनिट सर्कल है, विद सेंटर एट 1 प्लस में 0 तो कोई दिक्कत नहीं। 1 + 0 का मतलब क्या है, ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट है, और ये 1 मेरे पास रियल रिप्रेजेंट करता है, तो 1 यहाँ कहीं रहा होगा, 0 है, दूसरा वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, यानी कि 1 0 इसका नंबरिंग हो गया, यानी कि सेंटर यहाँ पर लाई कर रहे हैं। यहाँ से यूनिट सर्कल की, यानी कि यूनिट रेडियस की बनाओगे तो एक यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे कैसे ये आगे, यानी इसका रेडियस मेरे पास में क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये मेरे पास में सर्कल बन गई। यहाँ से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा रखी है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आपको निकालना है क्या, इसका क्लोज इंटीग्रल निकालना है इस पूरे फंक्शन का जो आप लोग को दिया हुआ है। अभी बाहर वाली टर्म है ना, इसको भूल जाओ आप लोग, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये हम बाद में यूज़ करेंगे जब हमारा लास्ट स्टेप आएगा। ओके, तो अब आप लोगों को जो क्लोज इंटीग्रल निकालना है ना, वो इस फंक्शन का निकालना है। इस फंक्शन को निकालने की क्या अप्रोच हो सकती है भाई, हम इसके लिए कोची इंटीग्रल थ्योरम भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि मेरा कहाँ पर लाई कर रहे हैं पोल्स, तो आप लोगों ने इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट किया, तो आपके पास में 2 रूट आएंगे, एक +1 आएगा और एक मेरे पास में -1 आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को सर्च आउट करो इस कंटूर के अंदर में कि कौन सा लाई इनसाइड कर रहा है, कौन सा लाइट आउटसाइड कर रहा है। तो आपने देखा z = +1 यहाँ पर लाई कर रहा है भाई, यहाँ पर लाई कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये मेरे पास में इनसाइड में है। दूसरा -1 है, -1 यहाँ कहीं रहा होगा इसके अंदर में, यहाँ कहीं रहा -1, क्या -1 इसके अंदर में लाई करेगा? जी नहीं, -1 लाई नहीं कर रहा है, तो ये मेरे पास में पॉइंट इसके अंदर में लाई नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, ONID मैं टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरे पास में आउटसाइड है उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, और जो इनसाइड है उसको मैं उसके डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे। चलिए भाई करते हैं इसको सोल्व आगे। तो आप लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूले को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लिया कि जो नीचे रूट हमारे पास में z-1 और z+1 थे, तो न्यूमरेटर में z² प्लस में 1 डिवाइड बाई z+1 हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास में जो क्वेश्चन ओरिजिनल गिवन था वो क्या गिवन है भाई, z² प्लस 1 डिवाइड बाई z² -1 आप लोग को गिवन है। तो ये z² प्लस 1 तो था ही था न्यूमरेटर में, और इसके साथ में एक वो टर्म और चली गई जो इसके डिनोमिनेटर के इसके आउटसाइड थी। तो आउटसाइड वाली कौन सी टर्म थी, जो मेरे -1 का रूट दे रही थी, यानी कि z+1 मेरे पास में था। तो z+1 कहाँ चला गया, इसके न्यूमरेटर में चला गया, और डिनोमिनेटर में कौन रह गया, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो यानी कि उसके अंदर में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसके अंदर में पुट करेंगे, तो फंक्शन क्या बच गया मेरे पास में, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के साथ में कंपेयर करेंगे तो f(z) बन गया मेरे पास, और z-1 यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाली है, 1 मिलेगी भाई, जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो इस फंक्शन की वैल्यू इस 1 पर आप लोग को फाइंड करनी है, तो आप लोग फाइंड करेंगे 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 1, आप लोग के पास में आंसर आएगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको लाइटली मत लेना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके गेट के एग्जाम में तो 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, और ATC के एग्जाम में भी इसको हल्के में मत लेना आप लोग, ठीक है भाई। और बाकी देखो हमारे पास में प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है,
जितने भी हमारे पास में सीट्स हैं, देखो थोड़ा सा उनके टाइम कंपाइलेशन के अंदर में टाइम लगता है, तो आप लोग इतने जल्दी डिमांड मत किया करो कि भाई हमें ये फाइल दो, हमें फाइल दो, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से हमें उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। जो आप इतनी फॉर्मेटेड देखते हैं ना चीज़ों को, बहुत हार्ड वर्क होता है दोस्तों उनके ऊपर में। तो थोड़ा कोशिश किया करो कि थोड़ा सा कोऑपरेट करने की करो, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो चीज़ें बड़ी स्मूथली आप लोगों को मिलती रहेंगी। ओके, चलिए एक नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ, जहाँ पर आपने भाई एक व्हाट्सअप ग्रुप है, जो कि अभी व्हाट्सअप की प्राइवेट जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी चेंज हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप लोग टेलीग्राम की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जो थोड़ा मोर सिक्योर है और यूज़र फ्रेंडली भी है। चलिए मैं नंबर देता हूँ आप लोगों को, आप इसके ऊपर भी व्हाट्सअप करके क्या प्रोसीजर है वो जान सकते हैं। 9416878402 इस नंबर पे आप भाई मैसेज ड्रॉप कर सके, जान सकते हैं कैसे आप लोग, क्या प्रोसीजर रहेगा उसके अंदर में जुड़ने का। चलिए भाई आगे बात करते हैं इस चीज़ को लेकर। जो क्वेश्चन रहा है मेरे पास में, तो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी फंक्शन की, दैट विल इक्वल टू 1 आप लोग के पास में आई। तो इस पूरे की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मेरे पास में 1 आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो इसके अंदर में रख दिया। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन था 2 पाई आयोटा और एफ ए, ये तो मेरे पास में इसका फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन ये ऑलरेडी इसने एक टर्म और दे दिए 1/2 पाई जे, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके साथ में डिवाइड कर देंगे 2 पाई आई एज, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आई दे, जे दे, के दे, कुछ भी मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ एक हमारे पास में इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है। 3 एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों का वो शो करेगा। और ये फंक्शन की जो वैल्यू है आप लोगों ने फाइंड आउट करी 1 आई है, तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आप लोग के पास में आंसर क्या आने वाला है, 1 आंसर आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, जो आपके गेट 2016 के अंदर में आया है। ये क्या कह रहा है, आपको ये फाइंड इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरे कंटूर के ऊपर में, और जो कंटूर है वो आप लोग को दिया गया z इक्वल टू 1, यानी कि ये मॉडुलस इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर पा रहे हैं कि जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पहले लेक्चर के अंदर में बात करी थी, कि इसका जो हमारे पास में ओरिजिन वो 0 0 पर है। यहाँ से पता लगा हमें, जब हमने स्टैंडर्ड को इसको z माइनस में a और ये इक्वल टू r, इससे हमने कंपेयर करवाया, तो ये हमें उसके ओरिजिन के बारे में बात करता है और ये उसके रेडियस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये मेरे पास में जो वैल्यू है इसकी 0 है, यानी कि ओरिजिन पे मेरे पास में लाई कर रहे हैं, और 1 जो है इसका रेडियस है। तो आप लोग बनाएंगे एक यहाँ से 1 सेंटीमीटर, जो भी हमारे पास में वैल्यू होगी मीटर सेंटीमीटर, वो उतने का एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये सर्किल आप लोगों के पास में बन गया, और ये इसका सेंटर हो गया 0 का। चलिए भाई अब देखो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये चीज़ एंटी क्लॉकवाइज का आप समझ गए कि यानी कि जो आपका आंसर आएगा एज इट इज़ आप लोग को वो रखना है, उसके अंदर में कोई नेगेटिव पॉजिटिव का आप लोग को यूज़ नहीं करना है। चलिए भाई ये पहला केस क्या करते हैं हम लोग, पोल्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि z इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जो डिनोमिनेटर उसका 0 के बराबर पुट करते हैं। तो आप लोगों ने इसको पुट किया, तो पहले वाले केस के अंदर में z माइनस 1/2 से आप लोग को क्या मिला, एक पॉइंट मिल गया इनसाइड, जो 1/2 मिल गया। दूसरा मेरे पास में क्या है, ये वैल्यू है z² माइनस 4z प्लस में 5। जब इसको पुट डाउन करेंगे तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ से 2 रूट मिलने वाला है, दैट इज़ थोड़ा सा इमेजिनरी रूट मिलेगा इसके अंदर में। तो इमेजिनरी रूट मिलेगा तो आपके पास में 2 प्लस माइनस आइटा मिलेंगे। तो अब देखो कि कौन सा पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है और कौन सा पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है। तो ये मेरे पास में 1 की एक रेडियस की मेरे पास में क्या बनी हुई है, सर्किल बनी हुई है। तो ये बताओ 1/2 कहाँ लाई करेगा, ये 1/2 इस सर्किल के अंदर में लाई करेगा, यानी कि मुझे इसके लिए तो भाई कौन सा लगाना पड़ेगा, कोशेंट इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि ये कहाँ लाई कर रहा है, 2 प्लस माइनस आइटा, यानी कि 2 रियल पार्ट मेरे पास में 2 है, तो ये आप इस एक्सिस पे जाओगे तो यहाँ कहीं रहा होगा 2, तो ये तो आउटसाइड हो गया। ठीक है ना, तो आप लोगों ने देख लिया कि भाई ये वैल्यू है ये तो आउटसाइड रहने वाली है, और ये मेरे पास में इनसाइड रहने वाली है। तो यहाँ पर लगा दो भाई वो टोकन अपनी कौन सी, ONID, यानी कि ऑन जो आउटसाइड है उनको न्यूमरेटर और इनसाइड है उनको डिनोमिनेटर में आप लेके जाएंगे। तो करो भाई शुरुआत इसकी। तो जो मेरे पास में दूसरी ये वैल्यू था, जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला गया, न्यूमरेटर के साथ में चला जाएगा, बिल्कुल भाई न्यूमरेटर के साथ में चला गया। और जो इनसाइड है उसको मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया, बिल्कुल डिनोमिनेटर में रख दिया। अब देखो इसको जब डिनोमिनेटर में आप रखते हैं तो आपके पास में ये वैल्यू बची, ये आ गया। अब इसमें बताओ मेरे को फंक्शन कौन सा है, जब आपने इसको कंपेयर करवाया जो हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है, तो ये ऊपर वाला मेरा FZ बन गया और ये नीचे वाला Z माइनस A बन गया। तो इसको FZ मान लिया आप लोगों ने। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब करनी है, F इजिकल टू A पर। और A कहाँ से मिलता है, A अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास में बच गया ना, वहाँ से हमारे पास में A की वैल्यू आती है। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास में Z की वैल्यू आई 1/2। तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको 1/2 पर फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर आप लोगों ने फाइंड की, यानी कि जहाँ जहाँ Z है वहाँ पर 1/2 पुट करो, आप लोगों को जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 24/13 आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद में क्या करना होगा। ये तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली फंक्शन की, तो अब इसके पूरे के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वो क्या कहता है कि जो आपके पास में 2 पाई आयोटा इंटू में एफ ऑफ ए, और ए क्या था मेरे पास में, यहाँ 1/2 था, आप लोगों ने ये पुट कर दिया, तो 2 पाई आयोटा, और इस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास में 24/13 आई, आप लोगों ने यहाँ पे रखा, एंड दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे पास में जितना भी क्वेश्चन थे वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को लेकर थे। अब एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर में हम रेजिड्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप रेजिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब रेजिड्यू थ्योरम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं तो वहाँ से आप अपना आइडिया निकाल सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर होगा, रेजिड्यू थ्योरम से हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को, या फिर मेरे पास में जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है या थ्योरम है उनका हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं रेजिड्यू थ्योरम को लेकर। में रेजिड्यू थ्योरम होती क्या है, देखो इसका बेसिक समझ लो भाई, बेसिक समझ गए ना तो बड़ा मजा आएगा इस चीज़ को लेके। देखो जो हमारे पास में रेजिड्यू थ्योरम है ना, उसकी कहानी सुनो। उसकी कहानी ये है कि एक ना लोरेंट सीरीज होती है भाई, और लोरेंट सीरीज कुछ इस तरह से लिखी जाती है, ए नोट प्लस ए आई जेड माइनस ए। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास में कॉन्स्टेंट टर्म है और ये जेड माइनस ए है, फिर A2 जेड माइनस ए और इसका स्क्वायर, ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब ऐसे ही मेरे पास में जब नेगेटिव टर्म के बारे में बात करता हूँ मैं, तो नेगेटिव टर्म में कुछ ये ऐसा रहेगा कि जैसे आप लोग यहाँ पर +1 देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई टर्म एक ऐसी आएगी जिसमें जेड माइनस ए -1 हमारे पास में आएगी, यानी ये कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होगा जेड माइनस ए, ऐसे फॉर्म में लिखा होगा। और जब हम इसको इन्वर्स कर देते हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस में ए -1 लिख सकते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा, इसकी वैल्यू ही मेरे पास में क्या होती है, इसके रेजिड्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लोरेंट सीरीज के अंदर में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है ये, इन्फिनिटी तक चले जाओ, जैसे ये इसका होल जो हमारे पास में होता है, तो इसके अंदर में केवल और केवल एक टर्म हमें पकड़नी पड़ती है, और वो टर्म कौन सी है, जेड माइनस ए की फॉर्म में, जेड माइनस ए -1, यानी कि इनवर्स उसका। तो उसका जो कोफिशिएंट है ना, वही हमारा रेजिड्यू कहलाता है। बात समझ आई? नहीं आई तो अभी क्वेश्चन के साथ में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये रेजिड्यू निकाला कैसे जाता है, आप लोगों ने समझ तो लिया। ये मेरे पास में लोरेंट सीरीज है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना इसको। ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, एक तरफ में पॉजिटिव होते हैं और एक तरफ में मेरे पास में ये नेगेटिव टर्म्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जाती हैं। ये मेरे पास में एनालिटिक पार्ट होता है, और ये जो नेगेटिव वाला होता है इसको प्रिंसिपल पार्ट के रूप में जानते हैं। चलो भाई, तो अब बात करें कि रेजिड्यू निकाला कैसे जाएगा भाई। देखो रेजिड्यू निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, बहुत आसान है ये रेजिड्यू निकालना। आपके क्वेश्चन को बहुत कम टाइम के अंदर में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, वही सारी कहानियाँ रहेंगी कि न्यूमरेटर को हम किसके इक्वल करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को जब हम करेंगे तो उससे 0 के बराबर पुट करेंगे। वहाँ से हमारे पास में क्या आएंगे, पोल्स आएंगे। तो हमें हर पोल के ऊपर में, हर पोल के अंदर में इसको फाइंड आउट करके देखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि मेरे पास में कौन से ऑर्डर का पोल है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास में Z-2 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पावर 1 है, यानी कि ये मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर का है। मैं अब ये कर दूँ Z-2 और ये मैंने 2 कर दिया, तो ये कौन से ऑर्डर का पोल हो गया भाई, मेरे पास में ये सेकंड ऑर्डर का पोल होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में 2 बार रिप्रेजेंट किया है, Z-2 2 बार मेरे पास में रिप्रेजेंट हो गया, तो मेरे पास में सेकंड ऑर्डर का हो गया। मैंने कहा कि Z-2 ये 3 है, तो आप कहोगे कितने ऑर्डर का ये, तो आप कहेंगे थर्ड ऑर्डर का पोल है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो बेसिकली उसके ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, कितने नंबर वो पोल्स हैं सेम बार रिपीट कर रहा है, तो इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n टर्म से। ठीक है, अब देखो जो रेजिड्यू है ना, जो भी मेरे पास में कोई फंक्शन जैसे गिवन होगा, जैसे हम पीछे तक पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो ये मेरे पास में क्लोज इंटीग्रल और कुछ ऐसा दे दिए। क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ भाई नीचे, जो मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है कि ये क्वेश्चन देख लो आप लोग। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोग को पता लग गया, ऊपर मेरे पास में FZ है, एक मेरे पास में Z है, एक -Z-1 है और एक Z-2 है। तो आप लोगों को दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई मुझे सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करना है। तो डिनोमिनेटर इसको 0 पुट कर दिया, तो आप लोगों के पास में वैल्यू 3 मिलेंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, यानी 3 पोल मिल गए मेरे पास में, 0, 1 एंड 2। ओके, अब ये कह रहा है कि जो मेरे पास में फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का रेजिड्यू 0 पर जब मैं निकालता हूँ तब क्या होगा, 1 पर निकालूंगा तो क्या होगा, 2 पर निकालूंगा तो क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप लोग, तो इस फंक्शन को अप्रोच करने का ये फॉर्मूला याद रख लेना, रट लेना भाई, इसके बिना तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे पास में फंक्शन जो है वो nth ऑर्डर का है,
ऑर्डर समझ में आ गया कि जेड माइनस ए जो मेरे पास में 2 लिखा हुआ है, तो मान लो ये 2 टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, मैंने जेड माइनस 2 दो बार रिपीट कर रहा है ये सेम पोल, तो यहाँ पर n मेरे पास में 2 हो गया। तो इसका करेंगे आप लोग 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यानी कि ये जो मेरे पास में इसका ऑर्डर है उसको 1 माइनस कर देंगे। 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 माइनस 1 कर देंगे। और इसका क्या निकाल रहे हैं आप लोग, जो मेरे पास में इसके अंदर में, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास में ये 3 की वैल्यू रखी है, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम इसके अंदर में लगा देते हैं फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो आप इसको 2 इंटू में 1 रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरे पास में 4 हो जाता है, तो 4 होता तो ये मतलब इसको कितना रिप्रेजेंट करता है, 1 माइनस कर देता तो ये 3 हो जाता। तो 3 इंटू 2 इंटू में 1, इस तरह से आप इसका फैक्टोरियल यूज़ करते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आई, ये पहली टर्म आप लोग को समझाई। अब क्या करना है, ये लिमिट लगानी है भाई। ये लिमिट कौन सी लगानी है, तो 3 रूट आए थे ना मेरे पास में, पहले 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था, तो सबसे पहले 0 की लिमिट लगाएंगे। फिर मेरे पास में दूसरे जब करेंगे तो 1 की लिमिट लगाएंगे, और जब तीसरी बार करेंगे तो इसको 2 की लिमिट लगा लेंगे, यानी कि तीनों के ऊपर में अलग अलग निकालना पड़ेगा मैं। तो ये मैं पहले जिस भी फंक्शन के लिए निकालूंगा वो करेंगे। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है भाई। डिफरेंशिएट करना है कैसे, तो ये भी वही आएगा जहाँ पर ये यूज़ किया गया है। जितने नंबर ऑफ का ऑर्डर है उसमें से एक माइनस टाइम पे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड बाय उतनी, यानी कि जितना डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास में जेड माइनस में 2 है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका 3 ऑर्डर है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको n माइनस 1 कर देना है। 3 में से 1 कर दोगे तो आप लोग के पास में 2 बचेगा, इतने टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये अंदर वाली टर्म है ना, इसको ध्यान से सुन लेना भाई, ये बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। जिसके ऊपर भी, जिस भी पॉइंट के ऊपर में आप रेजिड्यू निकालना चाह रहे हैं, मान लो मैं 0 के ऊपर में निकालना चाह रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास में जेड टर्म आई थी, तो जेड टर्म को जब आपने पुट किया था तो आपके पास में 0 आ रही थी ना, तो ये जो जेड टर्म है ना, ये यहाँ पर यूज होगी। या फिर आप लोग, मैं ये मानूँ कि मैं इसको जेड माइनस 3 पुट कर देता हूँ, तो जेड माइनस 3 की पावर ये 4 लिख देता हूँ, मान लो लेट अस सपोज एक। तो ये जैसा का जैसा है ना, ये एज इट इज जिसके ऊपर मैं निकाल रहे हैं वो टर्म न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में एज इट इज आएगी भाई यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे वो समझ में आएगा। और बाकी जो भी मेरे पास में फंक्शन है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से और बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। जैसे मेरे पास में इसको बोला गया कि फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट इट्स पोल, इसके पोल के ऊपर में आपको रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात, हम इसको समझ के आ रहे हैं। तो आप लोगों ने पोल इसके निकाल दिए, दैट इज 0 1 2। ओके, अब इसका फॉर्मूला यूज़ करना हमें। पहला रेजिड्यू हम किसके ऊपर में निकालेंगे, रेजिड्यू एट पॉइंट 0, 0 पर आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर में देखो आप लोग, फैक्टोरियल ये फॉर्मूला भी जस्ट आप लोगों को समझाया मैंने। तो पहले पोल के ऊपर में निकालते हैं एट 0 1, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि मेरे पास में ये केवल और केवल एक बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो याद रखना इसका 0 मत कर देना भाई, इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये मेरे पास में इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप लोग इसका 1 लिख देंगे। किसके ऊपर में निकाल रहे हैं 0 पर निकाल लेते हैं, एज इट इज़ लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा, क्योंकि जेड की जो पावर है वो कितनी है मेरे पास में, 1 है। तो 1 है तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपके पास में 0 बचेगी, यानी कि कोई भी इसका डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है। तो जेड माइनस ए जितनी बार आया है उतना की बार में यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल एक बार आया था तो एक बार हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो फंक्शन बच गया वो पूरा फंक्शन, यानी कि जैसा का जैसा था वो का वो फंक्शन आप लोग को यहाँ पर रख देना है। यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया ना आप लोग को, एज इट इज़ इसके अंदर में रख देना है। तो आप लोगों ने रख दिया भाई, फंक्शन को भी एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया। अब जहाँ जहाँ पर जेड है ना, जहाँ जहाँ भी जेड है वहाँ पर लिमिट लगा दो उसकी इक्वल टू 0। तो जहाँ भी जेड था आप लोगों ने वैल्यूज़ रखनी शुरू कर दी, और फाइनली आप लोग को इस पॉइंट के ऊपर में रेजिड्यू क्या मिला, 1/2। अब ये 1/2 है क्या भाई आखिर में, तो याद करो लॉरेंट सीरीज मैंने बताई थी जिसके अंदर में जेड माइनस ए, ठीक है, इसके -1, इसका जो कोफिशिएंट है ना उस पूरी एक्सपेंशन के अंदर में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वही वैल्यू है। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं। अब तो ईजी हो गया है ना चीज़ें, अब समझ में आ रही हैं कैसे काम कर रही हैं ये ठीक है ना, बेसिक आप लोग समझ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को सीखने के अंदर में। दूसरे में मुझे क्या निकालना है, जेड इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो एज इट इज़ भाई मेरे पास में केवल एक बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे पता है कि इसका फैक्टोरियल 1 बनने वाला है। ठीक है, दूसरा लिमिट मुझे लगानी है, लिमिट मैंने लिख दिया भाई, जेड इक्वल टू 1 पर निकालनी है।
फंक्शन एज इट इज़ था, सब कुछ वैसे का वैसे रिपीट होगा। यहाँ पर जो मेरे पास में जिसके ऊपर मैं निकाल रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, बाकी के सारे डिनोमिनेटर में रहेंगे। ठीक है, ये जिस पे निकालनी है, क्योंकि पिछले के अंदर में ऑन आईडी जब बात कर रहे थे तो जो आउटसाइड और इनसाइड थे वो हमें देखने पड़ रहे थे। जो आउटसाइड है उनको हम न्यूमरेटर में लेके जा रहे थे, बाकी को हम डिनोमिनेटर में रख रहे थे जो इनसाइड थे। तो इसके अंदर में वो सब कुछ नहीं करना है, एज इट इज जिसके ऊपर मैं निकाल रहे हो रेजिड्यू वो यहाँ पर आएगा, बाकी फंक्शन जैसा का जैसा है ना वो वहाँ पर भी रहेगा। क्योंकि देखो z-1 यहाँ पर भी है और z-1 यहाँ पर भी है, फाइनली इनका रिजल्ट क्या होना है, ये कट जाना है एक दूसरे से। तो इनमें इनको हटा मत देना कि भाई अरे यहाँ पर लिख दिया तो नीचे मेरे को लिखना नहीं है, नहीं नीचे भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब लगा दो भाई लिमिट इसके अंदर में। जब ये पूरा फंक्शन आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो z=1 पर फाइंड करो और आप लोग के पास में आंसर +1 आ जाएगा। अब तीसरा मेरे पास में पोल है, पोल कहाँ पर है, 2 पर, तो 2 पर फाइंड आउट कर लो। सेम वो प्रोसीजर, मेरे पास में सिंगल रिपीट हो रहा है तो ये मेरे पास में 1/0, ये इसका जो फैक्टोरियल आएगा दैट विल बी 1, तो ये 1 हो गया। लिमिट लगाओ z=-2 पर, ये z-2 एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा जो डिनोमिनेटर में था। बाकी फंक्शन जो जैसा मेरे को क्लोज इंटीग्रल के लिए बोला गया था वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू थी z=2 था, वो जो मेरे पास में लिमिट थी इसकी 2, वो आप z की जगह पे पुट करेंगे तो आप लोग के पास में आंसर ये बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये z-2 नहीं है भाई, z-1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको z=2 वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर में जल्दबाजी में मिसप्लेसमेंट हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से बात कर रहा है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ दिस z²+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर और z=i इसने बोला है। इस पॉइंट के ऊपर में आप लोग को फाइंड आउट करके देना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, z²+1 है तो इसको ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरे पास में क्या है, आइटा की फॉर्मेशन में होगा। ठीक है ना, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं z+ में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं z- में आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, z² में माइनस आइटा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है कि मेरे पास में कितनी आएगी, -1 आएगी और -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनली आप लोग को ये मिलने वाला है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं इसके अंदर में a+b a-b जो a² माइनस में b² वाला फॉर्मूला है ना, जिसका रिजल्ट हमारे पास में a+b और a-b आता है, उसका मैं यूज़ यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो भाई बिल्कुल वो चीज़ मैंने करी यहाँ पर। तो z+1 z-1 है, क्योंकि ये पूरे के ऊपर में होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर में पूरे पे होल स्क्वायर जाएगा और ये मेरे पास में z+i के स्क्वायर आएगा और z- आइटा के भी इसके ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग को 2 रूट मिलेंगे, -1 और -1। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपको 2 रूट मिलेंगे i और i, यानी कि पॉजिटिव इसके अंदर में मिलने वाले हैं। अब इसने जो पूछा आप लोगों से वो सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि z=i पर मेरे को रेजिड्यू निकाल के दिखाना है। तो i कहाँ से मिल रहा है भाई, तो i तो मुझे इस वाले फॉर्म से मिल रहा है ना, जो z-i था उसके स्क्वायर से मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में क्या बोलता है कि जो भी 1 n-1 का फैक्टोरियल, तो n मेरे पास में कितनी बार रिपीट हो रहा है, किस पे निकालना है मुझे, z=i पर निकालना है। तो वो z=i कितनी बार रिपीट हो रहा था भाई, 2 बार रिपीट हो रहा था, तो ये मैं 2 बार लिखूंगा, यानी कि फैक्टोरियल मेरा 2 हो गया भाई। n की वैल्यू मेरे पास में 2 हो गई है, तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 रख दिया, 2 - 1 और इसका फैक्टोरियल आप लोगों ने रख दिया। फिर क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं, लिमिट लगाएंगे, लिमिट जिस पर निकालनी है 1 पे। फिर यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिखा जाता है, जो फंक्शन उसके डिनोमिनेटर में जितनी बार रिपीट है एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे, यानी कि z-i² जिस पर मुझे ये वैल्यू मिलने वाली है उसको मैं इसके न्यूमरेटर में लिख दिया एज इट इज़, और ये जो मेरे पास में फंक्शन था जो क्वेश्चन ओरिजिनल था वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना। अब क्या करना है भाई, अब नेक्स्ट के स्टेप के अंदर में सिर्फ आप लोग को i की वैल्यू पुट डाउन करनी है। जब आप इसके अंदर में i की वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो आप लोग के पास में ये मेरे पास में कट डाउन हो गया। तो अभी आपको इसकी i की वैल्यू पुट डाउन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब आप इसके अंदर में सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पर n-1 था भाई, जो अगला फैक्टोरियल जो हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन आता है तो n-1 आता है, तो ये मेरे पास में n की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 आने से यहाँ पर मेरे पास में एक इसका डिनोमिनेटर जो है, एक बार जो इसकी वैल्यू क्या नहीं है, इस पूरे जो इसके अंदर में इसका डिफरेंशिएशन होना है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग तो क्या आने वाला है भाई, ये मेरे पास में यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, z+ में आइटा का स्क्वायर बचने वाला है। और इसका आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आता है कि कोई भी वैल्यू मान लो 1/x का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x-1 लिख सकता हूँ। और जब इसका डिफरेंशिएट करें तो एक पावर इसकी कम हो जाती है, तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरे पास में 1 - 1 हो गया और ये आगे वाला पावर मेरे पास में एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि आप इसको ही लिख सकते हैं -x-1, और इस पूरे को ये भी तो लिख सकता हूँ -1/x, ऐसे भी तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया -1/x।
तो यहाँ पर आप देखो कि ये मेरे पास में जेड प्लस आइटा था, इसको मैं पूरे को अगर थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ तो इसकी पावर कितनी होगी, मेरे पास में 2 हो गई है। तो 2 को मैं कैसे करूँगा, ऊपर जाएगी तो एक पावर उसके अंदर में ऐड हो जा रही है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर -2 आएगा भाई, ये माइनस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका ऊपर जाएगा ना, तो ये -1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आप लोगों के पास में इसको रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो इसी तरह से ये जब ऊपर जाएगी तो एक इसके अंदर में पावर क्या हो जानी, बढ़ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूँ, ये मेरे पास में 3 आ गया, और ये क्योंकि मेरे पास में पावर थी ये ऊपर एज इट इज़ लिखी जाती है, ओके। तो -2 डिवाइड बाई जेड प्लस में आइटा का क्यूब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये सारा काम इसका डिफरेंशिएशन का हो चुका है। अब क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली इसके अंदर में लिमिट पुट आउट करनी। ये सिंपल मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताया है, इसके अंदर में कोई मैंने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है, सिर्फ एक जो हम डिफरेंशिएशन करने का तरीका है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में इसकी जेड की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, किसके इक्वल, आई के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आप लोग के पास में आंसर बनने वाला है, दैट इज इक्वल टू 1/4 आई बनने वाला है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर में आइटा जो होता है ना उसको डिनोमिनेटर में रखना प्रीफर नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, या फिर कहें कि हम इसको आइटा इंटू आइटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आइटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको करेंगे तो आप लोग के पास में -i डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ध्यान रखना कि आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना दैट इज इक्वल टू -1 होती है भाई, -1 हमारे पास में रहती है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। चलिए और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आया ना ये गेट 2018 के अंदर में आया, इसके अंदर में थोड़ा सा ना कोची रेजिड्यू थॉर्म के बारे में बात करेंगे। अभी हम रेजिड्यू निकालना सीख रहे थे, अब जो मेन हमारा ये कंसर्न था ना वो रेजिड्यू कोची रेजिड्यू थॉर्म तक पहुंचना था। और कोची रेजिड्यू थॉर्म हमें ये कहता है कि आप जो क्लोज इंटीग्रल निकालने के लिए बोला गया है ना, उस क्लोज इंटीग्रल का यूज़ आप रेजिड्यू थॉर्म का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, यानी इस क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू उसका यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, उसको समझते हैं। z+1 ये मेरे पास में एक फंक्शन दिया गया है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक सर्किल है जिसका रेडियस मेरे पास में 1 है और जिसका मेरे पास में क्या कर रहा है, विद सेंटर एट द पॉइंट z इक्वल टू -2। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप इसका रेडियस बना सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को गिवन है। यानी कि रेडियस जो z है यानी कि सेंटर -2 पे है, तो यहाँ कहीं रहा होगा, ये जो मेरे पास में एक्सिस है -2 यहाँ पर रहेगा ना, तो -2 यहाँ पर रखा है और इसका रेडियस 1 है, तो ये ऐसे हमारे पास में घूमेगी, यानी कि ये मेरे पास में 1 पे पहुँच जाएगा ये, जब 2 पर गिवन है। तो चले भाई अब देखो क्या कर रहा है, वी सेंटर एट दिस, तो आपको इसका रिजल्ट निकाल के दिखाना है, क्लोज इंटीग्रल का निकाल के दिखाना है। तो मैं इसका रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करके निकाल के दिखाता हूँ। मैं कहा था ना कि आप सेम क्वेश्चन को कोची इंटीग्रल थ्योरम का भी यूज़ करके फॉर्मूला का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं और कोची रेजिड्यू थ्योरम का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। वो आपकी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं। चलिए भाई इसकी अप्रोच करते हैं। हमारे पास में फंक्शन है कौन सा, जेड डिवाइडेड बाई ये, भाई मैं दोबारा से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा इसको, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आप लोग इसका ध्यान रख लेना। अब मैं इसको डायरेक्टली इसके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया z-1 डिवाइडेड बाई z+2, आप उसको लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर को आपने 0 के बराबर पुट किया एंड यू विल गेट द रूट्स आर 2 एंड -2 आप लोग के पास में आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर में, अब हमें ये करना है इसके रेजिड्यू जो हैं इनके पोल्स के फॉर्मेशन में इनके पोल की वैल्यूज़ पर निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम वही सेम चीज़ें अभी तक जो अप्रोच करते आ रहे हैं वही देखेंगे कि मेरे पास में कौन से ऑर्डर का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में एक बार है और ये भी मेरे पास में एक बार है, यानी कि मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर के यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का इसके अंदर में यूज़ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहला हम z-2 पर निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे z+2 के ऊपर में निकाल लेंगे। दोनों के ऊपर में हम चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो मेरे पास में 1 था, 1 डिवाइडेड बाई n-1 था, ठीक है। और ये मेरे पास में लिमिट जो मेरे पास में आ रही है z-2 आएगी और ये मेरे पास में z+2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो रूट है मेरे पास में, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना भाई, जो यहाँ पर मैं बताना स्किप हो गया है कि जो रूट हमारा है ना इस सर्किल के अंदर में केवल और केवल उसी के ऊपर में हमारी क्या निकलेगी, रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखो कौन सा है, इन दोनों के अंदर में केवल -2 है ना, उसके ऊपर में हम निकालेंगे। +2 तो क्या हो जाएगा, वो तो बाहर हो गया, उसका तो डायरेक्टली रिजल्ट मेरे पास में 0 हो जाना है। कोशी इंटीग्रल थ्योरम जो होती है वो तो यही कहते हैं ना कि उसके बाहर है तो 0 हो जाएगा भाई उसका रिजल्ट, और अंदर है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा रेजिड्यू। तो वही काम कर रहा हूँ मैं, जो अंदर पॉइंट है उसका ही हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, और अंदर कौन सा है, -2 है। तो -2 के ऊपर में हमने लिमिट लगाई, z+1 z+2 आप लोगों ने लिखा है एज इट इज़, और ये फंक्शन जो था एज इट इज़ आप लोगों ने लिख दिया। तो ये z+2 से z+2 कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा उसके अंदर में आपको लिमिट पुट करनी है, दैट इज z इक्वल टू -2। तो ये आपके पास में रेजिड्यू आ गया। यहाँ तक कहानी तो हम पीछे तक पढ़ते आ रहे थे। अब कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है,
ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। कोची रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि आपको अगर उसका क्लोज इंटीग्रल निकालना है किसी भी फंक्शन का एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, इसका आपको क्लोज इंटीग्रल निकालना है ना, तो एक तो आप लोगों को तरीका ये पता था कि 2 पाई आइटा इंटू में एफ ए कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करके कि ये बाहर की चीज़ तो वही रहनी है, बाहर की चीज़ें तो वही रखनी है, अंदर में क्या करना है, जितने भी रेजिड्यूज आएंगे ना उनका आपको सम कर देना है, टोटल कर देना आप लोगों को, वही आप लोग का डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा एक ही रेजिड्यू निकलेगा, क्यों? क्योंकि दूसरा पॉइंट तो मेरा क्या हो गया, एग्जिट नहीं कर रहा है, एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है किसके अंदर में, क्लोज इंटीग्रल के अंदर में, या फिर जो मेरे पास में कंटूर बना है उसके अंदर में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको तो मैं कंसिडरेशन में नहीं लूँगा, केवल और केवल इसको कंसिडरेशन में लेंगे। तो इसका जो टोटल रेजिड्यू आएगा, अगर मान लो एक दूसरा और इसके अंदर में होता, मान लो 0.5 होता या मैं कहूँ 1.5 होता, तो इसके ऊपर मेरे को वैल्यू आ रही होती है, लेट सपोज वो मेरे पास में 2 आ जाती। ठीक है, तो आप क्या करते, 2 प्लस में 1/4 और इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देते 2 पाई आइटा से, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है कंटूर जो मेरे पास में क्लोज इंटीग्रल क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर में, इसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाता। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छे समझा। अब और क्वेश्चन को एक अप्रोच करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट डाउन किया एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज π/2 इंटू में आइटा आप लोगों को आंसर मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो ये नीचे जो मेथड है ना, ये आप लोग भाई जब नोट्स मिले उस टाइम पे देख लेना। ये मैंने पहला मेथड जो कोची इंटीग्रल थ्योरम यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसका थ्रू यूज़ करके मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोग को ट्राई करके देखना है। बिल्कुल सारी चीज़ें वही रहेंगी। द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये आप लोग को प्लेन दिया गया है अलोंग द कर्व, ये आपको कर्व दे दी गई है। कर्व देने का मतलब है कि यहाँ पर इसके पास में जो पॉइंट है, रेडियस है जो, वो 3 है और सेंटर कहाँ पर है, 0 पर। ये मेरे पास में सेंटर हो गया और इसका जो रेडियस रहेगा वो 3 रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ पर कितना होगा 3 आइटा हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया -3 आइटा हो गया, और यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में सॉरी ये -3 है और ये मेरे पास में 3 हो गया। अब आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा इसके अंदर में एग्जिस्टेंस बाहर करेगा और कौन सा इसके अंदर में अंदर करेगा। तो यहाँ पर केवल और केवल एक पोल है जो कहाँ लाई कर रहा है भाई, ये आप लोगों ने 3 का बनाया ना, तो ये यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यानी कि ये मेरा इनसाइड लाई कर रहा है। तो एक तो तरीका आप लोगों के पास में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो कि आप इसके कोची इंटीग्रल थ्योरम भी यूज़ कर सकते, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप इसके अंदर में क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी जो कोची रेजिड्यू थ्योरम मैंने जो आप लोगों को बताई है उसका यूज़ भी आप लोग इसके अंदर में करके देख सकते हैं, जिसके अंदर में आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में रेजिड्यू निकालेंगे। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन अप्रोच किया था उसी तरह से आप लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और फाइनली आप लोग को क्या करना है, 2 पाई आइटा, और क्योंकि एक ही रूट मेरे पास में गिवन है तो उसके जितने भी रेजिड्यू निकलते हैं उन सब का यहाँ पर आप सम आउट कर देंगे। ओके, और फिर जो आपको रिजल्ट इसके अंदर में मिलेगा दैट विल बी 14 पाई आइटा आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे देखो मैं करवाने को यहाँ पर हज़ारों क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहे यहाँ पर आप गेट के 20 क्वेश्चन और उठा लो सेम कंसेप्ट को लेके, मैं यहाँ पर आपके कंसेप्ट डेवलप कर सकता हूँ। प्रैक्टिस तो आप लोग को करनी पड़ेगी भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें बड़े मज़े के साथ में और बेहतरीन तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, गेट के प्रीवियस पेपर्स आप लोग उठा लीजिएगा, उनको भी आप कीजिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई कंटिन्यू हमारे पास में 11th और 12th की जो क्लासेस चल रही हैं अभी मैथ्स को लेकर, जो कि पीके द्विवेदी सर ले रहे हैं, IIT BHU से हैं सर, और प्रेजेंटली आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। तो वो आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एक ही लेक्चर के अंदर में पूरे टॉपिक को करवा रहे हैं कवर, ताकि आपका कम से कम टाइम के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग को मिल पा रहे हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ पर भी उनकी क्लासेस को बड़े मज़े के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही भाई हाँ, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेकर थी। तो यहाँ पर मेरे पास में आज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे ख़त्म होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रैक्टिस शीट्स आप लोग को मिल जाएंगे भाई ग्रुप के अंदर में, ये जो PDF है वो भी आप लोग को मिल जाएगी, जो भी हमारे पास में ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर में। और भाई उस ग्रुप में कैसे जुड़ना है उस चीज़ के लिए आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं 9416878402 इस नंबर पर। बाकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आप लोग को मिल जाने वाली है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भाई आप लोग का आज खत्म हो गया है, नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे इस लेक्चर के बाद में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।